स्टार्ट करता हूँ। तो जो टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सैंपल्स फॉर वायरस आइसोलेशन देन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको मैंने जब बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाया था पहला टॉपिक अगेन यही था कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। लेकिन जब आप बैक्टीरियोलॉजी के लिए सैंपल लेते हैं तो कुछ चीज़ें आपको कॉमन ही होंगी, यानी कि वो जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं कि भी अंडर जितना मैक्सिमम हो स्टीराइल जो है आपके वो कंटेनर होने चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक होनी चाहिए फॉर वायरस आइसोलेशन के लिए भी और बैक्टीरिया के लिए भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन नजर आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो कि वायरस स्पेसिफिक है वो मैं ज़रा साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो जनरली सैंपल कलेक्शन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट इज़ equally applicable to viruses, bacteria, fungi or whatever you are doing in the microbiology lab। लेकिन कुछ चीज़ें जो वायरस के लिए स्पेसिफिक हैं वो भी ज़रा मैं इंडिकेट करूँगा। तो प्रिंसिपल जो कहने वो सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन हम वायरस के लिए करते क्यों हैं। तो स्पेसिमन फॉर तो तीन मेन पर्पज हैं कि स्पेसिमन फॉर वायरस आइसोलेशन, यानी कि वायरस को आपने सेपरेट करना है किसी भी टिश्यू वगैरह से। फिर आ जाते हैं स्पेसिमन फॉर सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कि आपने डेफिनेटली सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका जो सैंपल होगा वो सीरम ही होगा। तो सीरम यानी ब्लड होगा, तो ब्लड से सीरम सेपरेट करने का प्रोसीजर आपको नोट्स भी एक जगह पे आएगा, वो आपने देखना है। तो सीरम सेपरेट कर लिया, तो सीरम में आपने देखना है क्या है। तो सीरम में मोस्टली आप एंटीबॉडी चेक करेंगे, सीरम में आप वायरस नहीं ढूंढेंगे। हो सकता है कि ब्लड में वायरस भी हो, लेकिन मेन पर्पस सीरम कलेक्शन का है कि आपने उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है। तो थर्ड पर्पस क्या है, स्पेसिमन फॉर डायरेक्ट एग्जामिनेशन या रैपिड डायग्नोसिस। तो बैक्टीरियोलॉजी में अगेन जब भी मैं कोई बैक्टीरिया पढ़ाता था आपको, तो मैं बताता था कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन आप किससे कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिमन से बैक्टीरिया के लिए। तो वो आप उसके लिए आप टेक्निक यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में मींस डेफिनेटली आपने बैक्टीरिया देखना है, तो बैक्टीरिया बिल्कुल अनस्टेन तो नजर आना नहीं है, तो उसके लिए आप करते हैं स्टेन, डिपेंडिंग बैक्टीरिया डिफरेंट स्टेन है। तो कुछ बैक्टीरिया के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्लोरेसेंस लेबल्ड स्टेनिंग आप करते हैं। तो उसमें आप वो जो फ्लोरेसेंस लेबल्ड स्टेनिंग है जिसको हम FAT कहते हैं, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग, तो वो वायरस के लिए भी की जा सकती है, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हम एग्जांपल उसकी ये है कि भी यू कैन डिटेक्ट वायरस इफ यू हैव एंटीबॉडी लेबल्ड फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये तीन बेसिक पर्पस हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर वायरस। तो फिर इसमें ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इसको आप ज़रा गो थ्रू करेंगे कि जब आपने सैंपल कलेक्ट करना है वायरस के लिए तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, द टाइटर ऑफ द वायरस इज यूजुअली हाईएस्ट एट द अफेक्टेड साइट्स एंड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिजीज। यानी कि अभी जब नई नई डिजीज स्टार्ट हुई है तो वायरस भी आपके ज़्यादा होगा उधर अफेक्टेड टिश्यू में। जैसे ही आप देर करते जाएंगे तो वायरस क्लियर होना शुरू हो जाता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से। फिर आ जाता है कि आप अर्ली सैंपल लें। फिर इन डिजीज वेयर वायरेमिया नोटिस द मैक्सिमम टाइटर ऑफ द वायरस ऑफन कोइंसाइड विद पीक पायरेक्सिया, यानी कि जब बुखार यानी कि टेम्परेचर होगा एनिमल को, तो समझ लें कि वायरस भी उस वक्त ज़्यादा होगा ब्लड में, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वायरेमिया कोइंसाइड विद पायरेक्सिया या टेम्परेचर। नंबर थर्ड, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज ए कॉमन सिक्वेली ऑफ द वायरल डिजीजेज। जब भी कोई वायरस डिजीज होती है, बॉडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होती है, तो कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए अगेन जो सैंपल कलेक्शन करने वाले को पता होना चाहिए कि सैंपल्स टेकन फ्रॉम द लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीजेज आर एट पोस्टमार्टम आर लेस लाइकली टू कंटेन वायबल वायरस, ठीक है। तो लेटर स्टेजेस में अगर पोस्टमार्टम हो गया एनिमल का और काफ़ी देर हो गया तो उसमें वायरस के साथ साथ उधर बैक्टीरिया भी होगा। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि फिर जब आपने वायरस के कलेक्शन की और भी जो सारी बातें आगे मैंने डिस्कस करनी है वो आपने कंसीडर करनी है कि उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, तो फिर आपने क्या करना है, तो वो आगे आएंगी चीज़ें। तो ये मेन स्टेप ज़रा पता होने चाहिए आपको। फिर आ जाता है जी कि ये जनरल सा टेबल है कि ए जनरल आउटलाइन फॉर द सैंपल्स टू बी कलेक्टेड इन डिफरेंट डिजीजेज। तो रेस्पिरेटरी डिजीज होगी तो डेफिनेटली आपका टारगेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, नेजल, कंजक्टिवल स्वैब, ब्लड भी हो सकता है। लाइव एनिमल में पोस्टमार्टम में क्या है वो आपने ज़रा देख लेना। फिर स्किन डिजीजेज हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो,
सिस्टेमिक डिजीज यानी कि पूरी बॉडी में जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी खास कह सिस्टम की डिजीज ना हो, जैसे हम ये कोरोना वायरस है तो मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज समझते हैं हम इसको। तो अगर कोई डिजीज सिस्टेमिक है तो उसमें तो ये सैंपल आप देख सकते हैं, यानी फीसिस, ब्लड और बाकी जो मेंशन किए हुए हैं। फिर डिजीज ऑफ CNS, तो डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका टारगेट होगा, उसमें ब्लड, CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका सैंपल हो सकता है। फिर डिजीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, उसमें स्पेसिफिक आर्गन से आप सैंपल लेंगे। अबार्शन एनिमल में होती है तो अबार्टेड फीटस उसका मेन सैंपल होगा, और उसी तरह एनिमल के दूसरे जो जेनिटेलिया हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि जस्ट आपको एक गाइडलाइन है कि सैंपल जब आपने कलेक्ट करने हैं तो लाइव एनिमल में आपका टारगेट क्या होगा, और अगर रिसेंटली डेड है एनिमल तो फिर आपका टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने इसको स्पेसिमेन गाइड आपने देखनी है। फिर ये इसको हम जरा आगे चलते हैं। तो वायरस के लिए जब आप स्पेसिमेन ले रहे हैं, ये एक स्टूडेंट है, उनको पहले भी मना किया है कि आपने अनम्यूट नहीं करना, फार्म का वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप ऐसे। तो फिर ये कुछ कह लें पॉइंट्स हैं कि वायरस के लिए जब आप सैंपल ले रहे हैं तो आप जैसे मैंने पहले बता दिया कि यू कैन परफॉर्म फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली डिटेक्ट वायरस। ठीक है, फिर यानी कि फैट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी कि हिस्टोपैथोलॉजी की जा सकती है। तो हिस्टोपैथोलॉजी किस पे होती है? टिश्यूज़ पे, जो भी क्या कहते हैं पैथोलॉजिकल सैंपल्स होंगे उसकी आप हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, उसमें नॉर्मल चेंजेस डिटेक्ट करेंगे। तो हिस्टोपैथोलॉजी अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो सैंपल लेके आप उसको एक फार्मालिन सॉल्यूशन या किसी और फिक्सेटिव में रखेंगे ताकि सैंपल जो है वो आपका डीकम्पोज ना हो, उसमें बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन हो के वो डीकम्पोज ना हो जाए। तो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए फिक्सेटिव होते हैं, फार्मालिन मोस्टली यूज़ होती है, वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगेन बाकी सीरोलॉजी है तो उसमें बताया गया है कि पेड सैंपल रिकमेंडेड होता है। पेड सैंपल का मतलब क्या? एक डिजीज के अर्ली स्टेज में लेंगे सैंपल, उसकी एंटीबॉडी चेक कर लें, फिर उसकी लेटर ऑन 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद चेक करने के लिए आया टाइटर में कमी हुई है, ज्यादा हुई है या क्या। ठीक है, तो पेड सैंपल रिगार्डिंग सीरोलॉजी, तो ये कुछ पॉइंट आप देखेंगे इसमें। फिर बैक्टीरियोलॉजी में बताया था कि जब सैंपल आप लेते हैं तो उसको आप जब आपने शिप करना है, ज़रा दूर फासले पे भेजना है लेबॉर्ट्री में, तो उसमें आप कल्चर मीडियम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम और होते हैं और वायरस के जो कल्चर मीडियम है वो और है। तो उसकी एक एग्जांपल ये लिखी हुई है, ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर वायरल स्पेसिमेन। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो आप ये सोल्यूशन बता सकते हैं कि ये एक खास कंपोजिशन जिसकी है, जिसमें हैंक्स बैलेंस साल्ट सोल्यूशन होता है, जैसे PBS नॉर्मल सलाइन मिल जाता है आपको स्टोर से। तो हैंक्स बैलेंस साल्ट सोल्यूशन 1000 ml, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, बोआइन, एल्बुमिन, फिनोल रेड इंडिकेटर के तौर पर, कुछ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, निस्टेटिन अगेन एंटीबायोटिक, एंटी फंगल फंक्शन भी हैं। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम इज स्टेरिलाइज बाय फिल्ट्रेशन थ्रू 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर, यानी कि फिल्टर स्टेरिलाइजेशन करके आप जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो आपने प्रिपेयर कर लेना और अपने साथ साथ स्टेरिलाइज कंटेनर्स में, बॉटल्स में आपके पास होना चाहिए, डिपेंडिंग कि वो जो भी सैंपल है जिसके अंदर आप वायरस वाला जो सैंपल है या टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट मीडिया में रखें। तो मकसद इसका ट्रांसपोर्ट मीडिया का क्या होता है कि ये ड्यूरिंग शिपमेंट जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा और वायरस भी सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ये वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया की जो कंपोजिशन है ये आपने ज़रा देख लेनी है जैसे। फिर ये जो आपके सामने है स्क्रीन के इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब, तो ये रिपीट है, ये आपने पहले भी मैंने, अगर आप में से किसी को याद होगा तो ये मैंने इसमें से गो थ्रू किया हुआ है। तो बैक्टीरियोलॉजी में तो ये चीज़ें कॉमन है कि जब भी आप सैंपल लेने जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो कुछ पोस्टमार्टम करने के लिए जो कहने इक्विपमेंट होते हैं, फोर्सेप्स, स्कैल्पल ब्लेड, ठीक है ना, तो सब चीज़ें स्टीराइल, नाइफ वगैरह,
तो वो आपने देख लेने, इसके नाम अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आपने पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर सैंपल कलेक्शन, ठीक है। तो ये उनके ये नाम ऊपर मेंशन है, वो चीज़ें हैं क्या, वो आपके सामने ये आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के कंटेनर हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस मैग्नीट्यूड की सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो इसमें स्टेनलेस स्टील के कंटेनर भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर भी हो सकते हैं, स्मॉलर ट्यूब्स हो सकती हैं फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। टिश्यू लेना है तो ये छोटी बॉटल्स हैं, कोई क्या कहते हैं स्वाब सैंपल लेने हैं तो उसके लिए स्वाब हैं, ठीक है। ब्लड लेना है तो ब्लड कलेक्शन वाइल्स हैं। तो अगेन डिपेंडिंग कि क्या सैंपल है, तो ये डिफरेंट इसकी पहले आपको नज़र आ रही हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये इसको ये बातें सारी मैंने कर दी हैं ऑलरेडी। इसको आपने इसको ज़रा एक क्विकली गो थ्रू कर लेना है। शुरू में ये टेबल पहले भी डिस्कस हो गया, तो ये ज़रा एक बुक से है, तो इसको आप इधर भी पढ़ सकते हैं, वो शुरू में भी मैंने डिस्कस किया है। तो बाकी मेन जो इसमें जो चीज़ें मैंने बतानी है वो ये है कि ये आपके सामने एक जो स्क्रीन पे है इमेज नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ये है ये किट फॉर द करेक्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेंस। यानी कि एक किट आप बेसिकली डेवलप करते हैं जब भी आपने सैंपल करने जाना है। तो किट के अंदर जो कंपोनेंट हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट हैं, वो अगेन डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की सैम्पलिंग करनी है। सिर्फ ब्लड लेने जाना है तो इसके इंग्रेडिएंट या इसके जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होंगी। अगर आपने ब्लड भी लेना है, टिश्यू भी लेना है और बाकी ऑर्गन भी लेने हैं तो अगेन चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो इन शॉर्ट ये है कि स्कैल्पल ब्लेड हैं, सिरिंजेस हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, पाउचेस हैं, उसको फ्रीज उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फ्रीजिंग बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और फिर ब्लड कलेक्शन वायल्स हैं, विद और विदाउट एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो ये ऊपर जब आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ज़रा क्विकली पढ़ लेना, यानी इसको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ वो बताना यही है कि जो किट है उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए आपकी। और उनके नाम ये आपके सामने लिखे हुए हैं। और फिर ये सैंपल लेना है तो सैंपल लेने के लिए एक आपके पास परफॉर्मा होना चाहिए, जिसमें आप जहाँ से सैंपल ले रहे हैं, जिस एनिमल से सैंपल ले रहे हैं, उसकी सारी हिस्ट्री लिखी हो, ठीक है। और तो वो जो है हिस्ट्री आपकी उस साथ आनी चाहिए सैंपल के, अदरवाइज बगैर हिस्ट्री के जो सैंपल है वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सैंपल कलेक्शन किट, इसके इंग्रेडिएंट्स ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर पैकेजिंग के हवाले से जो है वो एक चीज़ उससे हम कहते हैं ट्रिपल लेयर्ड पैकेजिंग। ट्रिपल लेयर्ड पैकेजिंग क्या है कि फर्ज करें आपने ब्लड लिया तो ब्लड कलेक्शन वायल में होगा, फिर कई सारी ब्लड कलेक्शन वायल्स हैं, उनको आप किसी इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में रख लें, उसका लिड बंद कर दें अच्छी तरह, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो गिर जाए और सैंपल फर्ज करें हो ही कोविड का, तो वो ग्लास अब तो ब्रेक नहीं होगी उसके अंदर, ये प्लास्टिक कंटेनर में होगा, अगर ब्रेक हो भी जाए तो वो आउटसाइड वो कह लें वायरस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लेयर क्या है कि सैंपल इन ब्लड कलेक्शन वायर। सेकंड लेयर कौन सा, ये प्लास्टिक कंटेनर। और थर्ड लेयर वो शुरू में मैंने आपको स्टील के भी कंटेनर दिखाए, तो स्टील के कंटेनर में आप ये बॉक्स रख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल लेयर्ड पैकेजिंग। और फाइनली जब आपने कहीं ज़्यादा दूर भेजना हो तो एक कार्टन बॉक्स जो होते हैं गत्ते के डब्बे, उनमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो इस तरह ये जो पैकेजिंग है इसको हम कहते हैं ट्रिपल लेयर्ड पैकेजिंग। तो मकसद होता है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन, अगर सैंपल ब्रेक भी हो जाए तो वो एनवायरनमेंट को, ह्यूमन को, सैंपल कलेक्ट करने वाले को, या जिस बस जहाज में सैंपल भेजा जा रहा है उसमें वायरस स्प्रेड ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने ज़रा इसमें देखनी है, वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो इसको आप ज़रा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अगेन ये जो सैंपल कलेक्शन वायल्स, स्वैब्स और डिफरेंट टाइप के कंटेनर, कुछ ब्रेकेबल होते हैं, कुछ अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल का मतलब है वो फाइनल लेयर उसकी होगी। अनब्रेकेबल की जो ब्रेकेबल हैं वो ग्लास की बॉटल्स हैं, वो डेफिनेटली फर्स्ट लेयर हो गई। तो ये डिफरेंट कंटेनर आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बातें थी जनरल सारी, किसी भी वायरस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अब आपके सामने स्क्रीन है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की आपने सैंपल कलेक्शन करनी है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपको लेजर स्वैब चाहिए होंगे, थ्रोट स्वैब, ट्रेकियल स्वैब, यानी कि सैंपल टाइप्स ये होगी। फिर कोलेकल स्वैब लिए जा सकते हैं, फीकल सैंपल हो सकता है, ट्रेकिया हो सकता है।
और इन आर्गन से सैंपल लेना है तो उसकी भी स्पेसिफिक टेक्निक जो है वो नीचे ये नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है। वो अगेन इतनी डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो आपको ज़रा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मकसद क्या है उसका। और फिर जब आप सैंपल ले लेंगे तो ट्रांसपोर्ट जब आपने करना है सैंपल तो वो अगेन अंडर कोल्ड कंडीशन होना चाहिए। तो कोल्ड कंडीशन मेंटेन करने के लिए डिपेंडिंग कि आपने ज़्यादा दूर भेजना है तो आप ड्राई आइस भी यूज़ की जा सकती है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ की जा सकती है। अगर ज़्यादा दूर नहीं भेजना तो जस्ट आइस पैक्स यूज़ किए जा सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा आपने पढ़नी है कि ड्यूरिंग शिपमेंट टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, तो ये ज़रा बातें इधर लिखेंगे, इसको आप ज़रा पढ़ेंगे। फिर अगेन ट्रांसपोर्ट मीडिया की मैंने एक एग्जांपल ऊपर आपको बताई। तो वायरस की स्पेशली इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडिया है, हैंक्स, बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन, कल्चर, सेल कल्चर मीडियम, फॉस्फेट, बफर सलाइन, ट्रिप्टोज फॉस्फेट ब्रॉथ, व्हील इन्फ्यूजन ब्रॉथ, सुक्रोज फॉस्फेट बफर, ठीक है। ये क्या है, सारे वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया हैं। इनके अंदर वायरस को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स ऐड की जाती हैं, जैसे कि जेलाटिन, बोवाइन सीरम, एल्बुमिन, ठीक है। फिर इनकी कंसंट्रेशन बताइए कितनी कंसंट्रेशन। एंटीबायोटिक्स हैं तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और फिर एंटी माइकोटिक्स, एंटी फंगल भी ऐड किए गए जाते हैं। अब वो किस मीडियम के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी प्रोटीन है, कौन सी एंटीबैक्टीरियल है, वो हर मीडिया की डिफरेंट है। तो मैं आपसे जस्ट आपको हिंट है, अगर एग्जाम में आप सवाल आ जाए तो आप किसी एक ट्रांसपोर्ट मीडिया की आप कंपोजिशन जरा इन डिटेल जरा याद कर लें, ठीक है। तो वो ये इधर आप देख सकते हैं कि मीडियम 199 तो उसके अंदर क्या कंपोजिशन है, कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं। फिर ग्लिसरॉल मीडिया है तो उसके अंदर क्या उसकी कंपोजिशन है, और फाइनली कौन सी एंटीबायोटिक्स, ये आपको जरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन ये जरा आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं इसमें से। और जो फाइनल है कि सैंपल आपने कलेक्ट कर लिया तो उसको आप ट्रांसपोर्ट कर दिया। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट मैंने टेम्परेचर का बताया कि कैसे आपने मेंटेन करना है। और जब सैंपल रिसीव हो गया लैब में, ठीक है, आप खुद अगर सैंपल लेके जा रहे हैं और तो कोशिश करें कि लैब में आके आप उस सैंपल को अगर तो फ़ौरन अरेंजमेंट है कि आप फ़ौरन प्रोसेस कर सकते हैं सैंपल, तो फ़ौरन प्रोसेस कर लें। प्रोसेसिंग कैसे करनी है वो नेक्स्ट लेक्चर है, लेकिन अगर प्रोसेस नहीं कर सकते आप उसको आप क्या करें, अगर शार्ट टाइम है नेक्स्ट डे कर सकते हैं तो 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें आप फ्रिज में। अगर आप समझते हैं कि हमने नेक्स्ट डे नहीं कर सकते तो आप फिर -70 पे उसको, -70 फ्रीजर होते हैं तो उसमें आप रखें ताकि वायरस जो है वो प्रिजर्व रहे, वो किल ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा आपको आइडिया होना चाहिए कि शार्ट टाइम स्टोरेज क्या है और लॉन्ग टाइम स्टोरेज क्या है। शार्ट टाइम जस्ट फॉर 1-2 डेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड और लॉन्ग टर्म स्टोरेज -70, ठीक हो गया। और सेम अप्लाइज टू सीरम सैंपल के फ़ौरन आपने प्रोसेस करना है एक आध दिन में तो 4 डिग्री पे रख लें आप, अदरवाइज उसको -20 पे रखेंगे। अगर टिश्यू जो है वो -70, अगर सीरम है तो -20 उसकी ये कहें रिकमेंडेड है गाइडलाइन। तो ये ज़रा आपको मैंने ज़रा टिप्स दिए हैं वायरस की सैंपल कलेक्शन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं इनको आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय वायरस सैंपल कलेक्शन, उसकी बेसिक प्रिंसिपल शुरू में बताए। फिर पैकेजिंग करनी है तो पैकेजिंग का प्रिंसिपल क्या है, उसकी क्या एहतियातें हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, कंटेनर कौन से यूज़ कर सकते हैं आप। और फिर शिपमेंट में मैंने बताया कि सॉरी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट या शिपमेंट, तो उसके लिए अगेन ट्रिपल लेयर पैकेजिंग जो है वो मस्ट है। और इसमें अगेन वो डिटेल जब उसमें पढ़ेंगे तो आप उसमें ये भी देखेंगे कि जब आप शिप कर रहे हैं, एक तो उसका खुद कैरी करना, एक है शिप करना यानी भेजना सैंपल किसी कोरियर से, तो पूरी हिस्ट्री उसके साथ होनी चाहिए सैंपल के, ठीक है। जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, तो जैसे आप लेटर भेजते हैं किसी को उस पर एड्रेस लिखेंगे टू फ्रॉम, तो अदर तभी पहुंचेगा। इसी तरह सैंपल भी जो भेजना है तो टू फ्रॉम एड्रेस कंप्लीटली मेंशन होना चाहिए। और भी बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं जो कि इस लेवल पे मैं नहीं जाना चाहता उसकी डिटेल में। वो होता है उसकी हैजर्ड एनालिसिस करना कि इसके अंदर कितना डेंजरस वायरस है या टिश्यू है, तो उसके कुछ साइंस होते हैं। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अलग सर्टिफिकेट भी देती है या कोर्स करवाती है कुछ दिन का, उसको कहते हैं WHO सर्टिफाइड शिपर। तो वो सर्टिफाइड शिपर वही होता है जिसको सारी साइंस पता होती है कि वायरस की सैंपल कलेक्शन कैसे करनी है, किस टाइप के वायरस की कैसे करनी है, और
ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है जैसे कोविड वायरस, उसकी कैसे कलेक्शन करनी है, पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए उसकी, इसकी फिर शिपमेंट कैसे होगी, तो ये पूरी एक अलग साइंस है उसका। यानी सिग्निफिकेंस मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली ट्रेनिंग करवा के WHO सर्टिफिकेट देती है। तो ये आपको मैंने जस्ट बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो आपको जो भी डिटेल में जितना वो कह लें इंटरेस्टेड हो उसको इतना डिटेल में इसको पढ़े, और फर्दर इंफॉर्मेशन वो WHO की वेबसाइट से भी पढ़ सकता है। तो ये आपका कह लें आज का जो टॉपिक है इसको आपने गो थ्रू करना है, और होपफुली मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो एक सेक्शन है उसको मैं नहीं पढ़ा सका कल, तो उनके साथ भी ये लेक्चर शेयर हो जाएगा। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ये जैसे ही सेव होती है फिर इसको मैं शेयर कर दूंगा।